बांग्लादेश की सियासत आज पूरी तरह से बदल गई है। तारिक रहमान जो कि लंबे समय से ढाका से बाहर थे, अब वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। Tariq Rahman will lead this country towards progressive development. He will lead this country. यह माना जा रहा है कि 17 फरवरी के आसपास यहां पर तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। I hope this government will do something good for us. तो तारिक रहमान बांग्लादेश के नए बॉस बनने जा रहे हैं। जनता को उम्मीद है तारिक नया बांग्लादेश बनाएंगे जिसमें सबकी भागीदारी होगी। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदलते नजर आए। एक तरफ जहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बहुमत के साथ सत्ता की ओर मजबूत बढ़त बनाई, तो वहीं कट्टर सोच रखने वाली जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी कुछ खास असर नहीं दिखा सकी। जबकि नेशनल सिटीजन पार्टी शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली छात्र नेताओं की नई पार्टी है। मतलब बांग्लादेश की जनता ने कट्टर सोच और नए नवेले नेताओं की पार्टी को छोड़ तारिक रहमान पर भरोसा जताया। लेकिन सवाल यह है कि तारिक जनता के भरोसे पर कितना खरे उतरते हैं। वो उन सपनों को पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं जो उन्होंने अपनी जनता को दिखाकर जीत की चौखट लांघी है, या फिर तारिक रहमान भी यूनिस की तरह पाकिस्तान की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। बीएनपी ने बांग्लादेश में जीत हासिल कर लिया है। जीत जीत होती है, जीत से बड़ा कुछ नहीं होता। जो बीएनपी के समर्थक हैं वो अपने पार्टी के सिंबल को लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से विक्ट्री साइन यहां दिखाया जा रहा है। इसीलिए ये जीत बड़ी है, ऐतिहासिक है, जबरदस्त है। हमने बीते 3-4 दिनों में ये देखा था कि जो भी अवामी लीग के समर्थक थे वो जमात इस्लामी को वोट नहीं करना चाहते थे। इस जीत के मायने बीएनपी से बेहतर और कौन समझ सकता है, जिसकी सबसे बड़ी नेता सालों सलाखों के पीछे रही, जिसका दूसरा बड़ा नेता सालों देश के बाहर रहने पर मजबूर रहा। इस जीत का स्वाद चखने में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी को 20 साल लग गए। युवा और महिलाओं ने बड़ी संख्या में बीएनपी को वोट किया है। महिलाएं खासतौर पर जो कट्टर सोच जमात इस्लामी की है उसके खिलाफ जाकर बीएनपी के साथ खड़ी दिखाई दी। वहीं युवाओं ने जमात इस्लामी के बजाय बीएनपी पर भरोसा जताया, उनके चुनावी वादों पर भरोसा जताया है। बांग्लादेश शुक्रवार को नई सुबह का इंतजार कर रहा था। बांग्लादेश की आवाम इन अखबारों में वो खबर तलाश रही थी जो उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। सूरज चढ़ते चढ़ते वो खबर आ भी गई। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बीएनपी इतनी बड़ी जीत दर्ज करेगी, लेकिन सच यही है, 20 साल बाद उनकी सरकार बनने जा रही है। मतलब 17 साल बाद देश लौटे तारिक रहमान ने 45 दिन में पूरा खेल पलट दिया। जमात और एनसीपी को घुटने पर ला दिया, उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। बीएनपी ने 2/3 सीट पर जीत हासिल की। तारिक ने 2 सीट से चुनाव लड़ा था, दोनों पर जीत दर्ज की। तो बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री थे। इसके बाद 1991 से 2024 तक देश की राजनीति में पूर्व पीएम शेख हसीना और खालिदा जिया का दबदबा रहा। ये दोनों ही प्रधानमंत्री बनती रही। बीएनपी की इस ऐतिहासिक जीत की 3 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के वोट, खासकर हिंदू वोटर बीएनपी में शिफ्ट हुए। जनता को याद रहा कि जमात ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का विरोध किया था।
स्टूडेंट्स की नेशनल सिटीजन पार्टी को आपसी फूट और जमात से गठबंधन करना भारी पड़ा। जमात, उसके जो विचार हैं शायद वो बांग्लादेश की आवाम को इतने पसंद नहीं आए, खास करके उसके हार्डलाइन इस्लाम विचारों को कि बांग्लादेश कैसे होगा अगर हम जीतते हैं। आई थिंक बांग्लादेश में उसकी खिलाफत हुई है। और ऑल्सो यूथ ने कुछ मात्रा में बीएनपी को वोट करा है, अच्छी मात्रा में। नहीं तो देखिए जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन था वो तो इतने सारे, उनकी तादाद थी, अच्छे खासे थे। गलती शायद स्टूडेंट्स की पार्टी से ये हुई कि उन्होंने जमात के साथ पार्टनरशिप कर ली। लेकिन बीएनपी के इस जीत के असली हीरो है तारिक रहमान, जो अब बांग्लादेश के नए बॉस बनने जा रहे हैं। तारिक रहमान को प्रिंस ऑफ बोगरा के नाम से भी जाना जाता है। 2004 में आवामी लीग की रैली में ग्रेनेड हमले और भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए, उम्र कैद की सजा मिली। 2008 में इलाज के लिए लंदन गए, उसके बाद वहीं रहे। वापस लौटे तो पार्टी को मजबूत करने में लग गए। बीएनपी ने अपने मैनिफेस्टो में विदेश नीति, बांग्लादेश फर्स्ट और फ्रेंड यस मास्टर नो नारों के इर्द गिर्द तैयार किया, जिसका असर चुनाव में दिखा। बीएनपी ने वादा किया था महिलाओं के नाम पर फैमिली कार्ड जारी किया जाएगा, महिलाओं को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ढाका को देश के बड़े शहरों से जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की जान, संपत्ति और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाएंगे, छोटे उद्योग को टैक्स में छूट दी जाएगी, विदेशों में काम करने वाले बांग्लादेशी मजदूरों के लिए खास कल्याण फंड बनाया जाएगा, न्यायपालिका को और मजबूत स्वतंत्र बनाया जाएगा, चुनाव आयोग को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, प्रशासन में सुधार कर भ्रष्टाचार कम किया जाएगा, किसी भी देश का दबाव या प्रॉक्सी न बनकर संतुलित विदेश नीति अपनाई जाएगी। तो सबसे बड़ा कार्ड जो काम किया बीएनपी के लिए, तारिक रहमान के लिए, वो था फैमिली कार्ड। 2000 से 2500 टका हर महीने महिलाओं के अकाउंट में जाएंगे। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी उनको, और फूड सिक्योरिटी के लिए भी कुछ उन्होंने वादे किए हैं। बांग्लादेश की जनता ने भी तारिक रहमान पर भरोसा जताया, उनके वादों पर यकीन किया और अब उन्हें बांग्लादेश का बॉस बनाने जा रही है। बीएनपी की तरफ से अपील किया गया है कि कहीं भी विक्ट्री जुलूस अर्थात जो विक्ट्री मार्च होगा वो नहीं करना है, और आज जो जुमा के नमाज के बाद से यहाँ पे दुआ करनी है, दुआ की महफिल होगी। और चूँकि लोग जो मारे गए हैं जुलाई आंदोलन में या उसके बाद भी, उनको याद किया जाएगा और कोई जुलूस उत्सव नहीं मनाया जाएगा, ये भी बीएनपी की तरफ से अपील की गई है। इसमें कोई शक नहीं कि तारिक रहमान बीएनपी की इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े फैक्टर हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान था जितना नजर आ रहा है? क्या तारिक रहमान के लिए बीएनपी को यहां तक लाना इतना आसान था जितना सोचा जा रहा है? शेख हसीना सरकार ने रहमान पर 80 से ज्यादा केस दर्ज किए थे। उन्हें अलग अलग मामलों में उम्र कैद के अलावा 17 साल की सजा मिल चुकी थी। ऐसे में वो लंदन से ही पार्टी का काम संभालते रहे। चुनाव से ठीक पहले उनकी वापसी बीएनपी के लिए बड़े पॉलिटिकल बूस्टर की तरह रही। तारिक रहमान 25 जनवरी को ब्रिटेन से बांग्लादेश लौटे। देश लौटने पर उनका स्वागत हीरो की तरह हुआ। ढाका पहुंचने पर उन्होंने मिट्टी को छूकर सलाम किया। इसकी फोटो काफी वायरल हुई थी। लेकिन इस बीच उन्हें एक बड़ा झटका लगा। वापसी के सिर्फ 5 दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी मां खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने खुद को संभाले रखा। तारिक रहमान 2018 से पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन थे। 9 जनवरी 2026 को उन्हें चेयरमैन बनाया गया। पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन के बाद यह पद खाली हो गया था। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद रहमान ने उसे खड़ा करना शुरू किया। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। वो लोगों से सीधी बात करते, उन्हें मंच पर बुलाते, इससे लोग उनसे जुड़ते चले गए। तारिक रहमान की वापसी के अलावा खालिदा जिया के निधन से उपजी सहानुभूति, आवामी लीग का चुनाव न लड़ना, लोगों को स्टूडेंट्स लीडर से मिली निराशा और जमात के लिए गुस्सा, सब बीएनपी के पक्ष में जाता चला गया।
लेकिन इस बार अवामी लीग इस चुनाव का हिस्सा नहीं थी, जिसका सीधा फायदा बीएनपी को मिला है। बीएनपी ने 292 सीटों पर चुनाव लड़ा और उन 292 सीटों पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया। बांग्लादेश की राजनीति के जानकार यह मान रहे हैं कि अवामी लीग के जो समर्थक बांग्लादेश में इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने बीएनपी का साथ दिया, क्योंकि वो जमात इस्लामी को सत्ता में नहीं लाना चाहते थे। बांग्लादेश चुनाव में कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी बुरी तरह हारी। शेख हसीना की सरकार गिराने वाले स्टूडेंट्स की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी को भी बांग्लादेशियों ने नकार दिया। तारिक रहमान के अलावा इस चुनाव में सबसे ज्यादा शोर किसी का था तो वो थी जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन साथ होकर भी ये साथ नहीं थे, जिसका खामियाजा हार के रूप में सामने आया। जमात इस्लामी का नेशनल सिटीजन पार्टी के अलावा बांग्लादेश खिलाफत मजलिस, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, अमार बांग्लादेश पार्टी, बांग्लादेश डेवलपमेंट, बांग्लादेश निजामी इस्लाम, जातीय गणतांत्रिक पार्टी, बांग्लादेश खिलाफत आंदोलन और बांग्लादेश लेबर पार्टी के साथ गठबंधन था, लेकिन इनकी विचारधारा साथ नहीं थी। जमात इस्लामी की रिलीजियस राइट विंग सोच के साथ केवल बांग्लादेश खिलाफत मजलिस, बांग्लादेश निजामी इस्लाम और बांग्लादेश खिलाफत आंदोलन की ही सोच मिलती थी, जिसका नतीजा सबके सामने है। पाकिस्तान के करीबी माने जाने वाली जमात इस्लामी की करारी हार के पीछे कहीं न कहीं उसकी कट्टर सोच ही जिम्मेदार है। जमात इस्लामी बांग्लादेश का वही राजनीतिक दल है जिसने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था, जिसे बांग्लादेश के लोग आज भी नहीं भूले हैं। जमात इस्लामी वही दल है जिस पर शेख हसीना कई बार कट्टरता फैलाने के आरोप में प्रतिबंध लगा चुकी थी। 90% मुस्लिम आबादी वाले देश में जमात की हार से एक बात तो साफ हो जाती है, बांग्लादेश की जनता ने जमात की कट्टर सोच को नकार दिया, पाकिस्तान परत सोच को नकार दिया। बांग्लादेश का युवा और महिला दोनों ही जमात के नियम कायदे और कानून से डरे हुए थे। उनके मन में डर था, अगर जमात बांग्लादेश में सरकार बनाने में सफल हुआ तो यहाँ इस्लामिक कानून लागू हो जाएंगे, जिससे उनकी आजादी पर प्रतिबंध लग जाएगा। युवा इस बात से भयभीत थे कि जमात उनके विकास को प्रभावित कर सकती है, देश में कट्टरता को और ज्यादा बढ़ा सकती है। इसीलिए बड़ी संख्या में युवा और महिलाओं ने जमात के खिलाफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को वोट दिया। बांग्लादेश की जनता ने जमात इस्लामी को नकारा है बेसिकली उसकी विचारधारा को लेकर के, जिस दिशा में वो बांग्लादेश को ले जाना चाहते थे। एक तालिबान एक तरीका की तालिबानी राज बांग्लादेश में हो, विमेन राइट्स को लेकर के, इन चीजों को बांग्लादेश की अवाम ने नकारा है, और खासकर द विमेन ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि जमात को रोकना चाहते थे। जमात ही नहीं, बांग्लादेश की जनता ने छात्र आंदोलन से उपजी पार्टी एनसीपी को भी किनारे लगा दिया। एनसीपी के अध्यक्ष नाहिद इस्लाम भले ही अपना चुनाव जीत गए, लेकिन इस पार्टी के कई बड़े चेहरे अपना चुनाव हार गए। एनसीपी ने 30 सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 4 सीट ही जीत पाई। एनसीपी की हार की बड़ी वजहों की बात की जाए तो अगस्त 2024 में हुए छात्र आंदोलन का असर बीते 1.5 साल में काफी कम रह गया। शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले कई छात्र नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। एनसीपी ने जमात के साथ गठबंधन किया तो पार्टी के अंदर ही मतभेद हो गए। बांग्लादेश की राजनीति में एनसीपी बिल्कुल नई पार्टी है। कुछ महीनों पहले ही इसका गठन हुआ था। इसके पास सरकार विरोधी आंदोलन में शामिल छात्र तो थे, लेकिन चुनावी मशीनरी बिल्कुल भी नहीं थी। जमात इस्लामी और बीएनपी के पास अपना पुराना काडर रहा, जो हर बूथ पर चुनाव लड़ाता रहा। एनसीपी को जेनजी वोटर्स का सहारा था, लेकिन इस चुनाव में जेनजी वोटर्स एनसीपी के साथ नहीं गए। आवामी लीग के खिलाफ लोगों के पास 2 ही विकल्प थे, बीएनपी या फिर एनसीपी। लोगों ने नई पार्टी के बजाय अनुभव को चुना। उन्हें लगा कि देश चलाने के लिए पुरानी पार्टी स्टूडेंट्स से बेहतर विकल्प है। एनसीपी की पहचान सोशल मीडिया की ढाका यूनिवर्सिटी तक ही है। देश के बाकी हिस्सों में वोटर तारिक रहमान की विरासत या जमात के इस्लामी कार्ड से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। छात्रों का रिफॉर्म एजेंडा वहां तक नहीं पहुंच पाया। इसके अलावा लोगों को डर था कि बिना अनुभव वाले स्टूडेंट देश की कमजोर हो रही इकोनॉमी और सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए उन्होंने बीएनपी को चुना।
I hope this government will do something good for us, something better for us, the political stability as well as the economical development, as well as the public health, as well as the public opinions. And law and order will be reclaimed or will be gained back to this to the country, and the basic human rights will be ensured to the people. So that's what I expect from the new government. मतलब बांग्लादेश की जनता ने जमात और एनसीपी को आईना दिखा दिया, बता दिया कट्टरता और पाकिस्तान प्रेम की राजनीति देश में स्वीकार नहीं की जाएगी। जमात इस्लामी को प्रो पाकिस्तान माना जाता है। इसके साथ ही साथ जो उनकी विचारधारा है वो कभी एनसीपी के साथ मेल नहीं खा रही थी, उनके विचारों से मेल नहीं खा रही थी, और इसीलिए जब जमात इस्लामी और एनसीपी के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ था तो तमाम बड़े नेताओं ने एनसीपी से इस्तीफा भी दिया था। तो ये कहा जा सकता है बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहे जो बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान के पक्ष में गए। लेकिन सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यह है, अब क्या, आगे क्या? क्या बीएनपी की जीत भारत के लिए अच्छी खबर है? बांग्लादेश से रिश्ते फिर पटरी पर लौटेंगे? तारिक रहमान का झुकाव किस तरफ रहेगा? शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में गिरावट आई। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत के परंपरागत विरोधी पाकिस्तान और चीन से दोस्ती बढ़ाई। ऐसे में शेख हसीना के बाद बने नए माहौल में दोनों देशों के रिश्तों को नए सिरे से मजबूत करने की जरूरत होगी, जिसका इशारा बीएनपी नेता भी कर रहे हैं। That we need friendly relationship on the basis of the sovereign equality with all the countries, including India and all with neighboring countries. बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है। बांग्लादेश लगभग चारों तरफ भारत से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे इंडिया लॉक्ड देश कहा जाता है। ऐसे में बांग्लादेश सुरक्षा और व्यापार के मामले में भारत पर निर्भर है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों से बाकी भारत को जोड़ने में बांग्लादेश की अहम भूमिका है। शेख हसीना के सत्ता में रहते भारत को कभी पूर्वोत्तर को लेकर बांग्लादेश की तरफ से किसी परेशानी की चिंता नहीं करनी पड़ी, लेकिन उनके तख्ता पलट के बाद सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा हो गया। मार्च 2025 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य जमीन से घिरे हुए हैं, समंदर तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश ही उनका रास्ता होगा। यहां तक अनर्गल धमकियां दी गई थी कि 7 सिस्टर्स को भारत से अलग कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें कही गई थी। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को बाकी देश से सिलीगुड़ी कॉरिडोर जोड़ता है, जो सिर्फ 40 किलोमीटर लंबा और 22 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। इसे ही चिकन नेक कहते हैं। इसके एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। Sheikh Hasina had been Prime Minister for 15 years. She had very successfully worked the relationship with India because she accepted India's security red lines, and because of that the economic cooperation grew and Bangladesh economy grew and they became very well off. But in the last 18 months, the Yunus regime tried to destroy the cooperation with India. 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से पाकिस्तान से उसके रिश्ते लंबे वक्त तक तनाव भरे रहे। बीएनपी की पिछली सरकारों यानी खालिदा जिया के समय पाकिस्तान से रिश्ते सुधरे, लेकिन शेख हसीना ने फिर दूरी बना ली। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस ने 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के नेता और सैन्य अधिकारी भी आपस में मिलते जुलते रहे। आसिम मुनीर से भी उनकी मुलाकात हुई। दशकों बाद दोनों देशों के बीच समुद्री जो सेवा थी वो शुरू हुई। इसके अलावा सीधी फ्लाइट की भी उड़ान शुरू की गई। यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में रक्षा साझेदारी पर भी चर्चा हुई थी। ऐसे में अब देखना यह है कि तारिक रहमान क्या करते हैं। वो अपनी मां खालिदा जिया के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हैं या बांग्लादेश के विकास को प्राथमिकता देते हैं। तारिक रहमान क्या फैसला लेते हैं ये तो आने वाले वक्त में तय हो जाएगा, लेकिन जमात जीतता तो क्या फैसला लेता ये किसी से छिपा नहीं है। उसकी कट्टर सोच से हर कोई वाकिफ है। जमात का इस चुनाव में हारना क्यों जरूरी था, अब ये भी जान लीजिए। जमात के इस चुनाव में ज्यादातर जीत इंडिया के बॉर्डर एरियाज में हुई है। बांग्लादेश के मैप में जो आप ये लाल निशान देख रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहां जमात ने जीत दर्ज की है और ये भारत के बॉर्डर से सटे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान और जमात अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, इससे पहले बांग्लादेश की जनता ने उन्हें उनकी हैसियत बता दी।